हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम रीजनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। रीजनरेशन के बारे में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि रीजनरेशन होती क्या है और किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, किस टाइप की पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखी थी। जो प्रॉपर टाइप्स है रीजनरेशन के, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनरेशन, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। अब रीजनरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म की, जिससे कोई ऑर्गेनिज़म अपने बॉडी का कोई पार्ट या फिर पूरी की पूरी बॉडी दोबारा ग्रो कर सकता है, दोबारा डेवलप कर सकता है। तो ये होता है रीजनरेशन। अगर कहीं बॉडी पे कट लग गया या कोई बॉडी जो है, बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को, या कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, खो गया, कट के अलग हो गया या टूट के अलग हो गया, तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को दोबारा ग्रो किया जा सकता है। या फिर ऑर्गेनिज़म के कुछ अवशेष अगर बचे हों, ऑर्गेनिज़म का कोई बॉडी का पार्ट बचा हो, उससे पूरी की पूरी बॉडी को ग्रो किया जा सकता है। ये एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। ओके, सो अब रीजनरेशन के आज के टॉपिक में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि रीजनरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स हमें पढ़ने हैं रीजनरेशन के, ठीक है। मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, हेट्रोमॉर्फोसिस, उसके अलावा सुपर रीजनरेशन और वॉल्फियन रीजनरेशन। तो टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिक 5 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, ये सबसे पहला है। दूसरा एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, ठीक है। सेकेंड इज एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। थर्ड इज हेट्रोमॉर्फोसिस या फिर हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। तो हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन एंड फिफ्थ है वॉल्फियन रीजनरेशन। फाइनली वॉल्फियन रीजनरेशन। तो ये टोटल 5 टाइप के रीजनरेशन है। 5 रीजनरेशन का टाइप्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। 1 बाय 1 हम इनको लेते हैं और स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है मॉर्फोलेक्सिस काइंड ऑफ रीजनरेशन। ये किस टाइप का रीजनरेशन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में इसके अंदर नए सेल का डिवीज़न, नए सेल का ग्रोथ, रीजनरेशन, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ये सब आते हैं। मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन का अगर बात करें हम तो क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा सबसे पहले, तो न्यू सेल डिवीज़न। होगी, बाद ग्रोथ होगी, ठीक है। रीजनरेशन, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रीपैटर्निंग एंड रीमॉडलिंग। रीपैटर्निंग एंड रीमॉडलिंग। जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उसको रीपैटर्निंग और उसकी रीमॉडलिंग होगी। मतलब फिर से एक जगह क्या कहते हैं, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसको एक जगह से ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट भी होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्री, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्रीज, ठीक। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझो, ठीक है। यहाँ पे मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, एज फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा,
यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है कि न्यू सेल का डिवीज़न होगा, ग्रोथ होगी, रीपैटर्निंग होगी, रीमॉडलिंग होगी, रीस्टैब्लिशमेंट होगा। अब ये है क्या, ये चीज़ ज़रूरी है, रीइस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्रीज। अब इसका क्या मतलब है, हाइड्रा है जैसे, ठीक, ऑर्गेनिज्म में ये इस तरह से यहाँ सरफेस पे, इस तरह से यहाँ सरफेस से इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे मान लो इसको एक जगह ये एम्प्यूटेट हुआ, एम्प्यूटेट होने का मतलब होता है कट लगा, ठीक, कट लगा, मान लो कि यहाँ इस एक्सिस पे इसको कट लगा, इस एक्सिस पे जब कट लग गया तो फिर ये बचा क्या, ये बचा, है ना। तो जब इस एक्सिस पे कट लग गया, इतना बचा, तो मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन में क्या होगा, यही एक्सिस से वापस ये जो टेंटिकल्स थे ये यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन में जो बॉडी का ग्रोथ होगा वो प्रीवियस बॉडी के मुकाबले छोटा होगा, ये याद रखो। मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन याद रखना कि यहाँ पे बॉडी बड़ी थी, पर जहाँ कट लगा उसके बाद वहीं से ग्रोथ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे रीपैटर्निंग क्यों बोल रहे हैं, रीपैटर्निंग, रीमॉडलिंग, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्रीज। यहाँ पे से तो टेंटिकल्स नहीं निकलने वाले थे, टेंटिकल्स तो ऊपर से निकलने थे, पर टेंटिकल्स अब यहाँ से ही निकल गए। तो जब यहाँ से टेंटिकल्स निकले तो उस हिसाब से इसको अपने आप को चेंज करना पड़ा होगा ना, इस बर्ड पोर्शन को, इस पोर्शन को चेंज करना पड़ा। इसी को अपन रीपैटर्निंग बोल रहे हैं, रीमॉडलिंग बोल रहे हैं। रीएस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ से टेंटिकल्स निकाल रहे हैं, तो टेंटिकल्स निकालने के लिए जो सेल्स चाहिए वो यहाँ पे आके अरेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन में देखी जाती है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी वापस से ग्रो कर जाती है, पर ऑर्गेनिज्म का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। सो मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का रीजनरेशन हो सकता है फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। पूरे बॉडी का ग्रोथ होगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से, ठीक है। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल कैसे आते हैं, जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे इसका रीजनरेशन का, तो उसमें आएगा एक प्रोसेस जहाँ पे हम डी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जो सेल जो है अपना फंक्शन खो के डी डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब स्टेम सेल का रूप ले लेता है, ताकि वो दोबारा किसी भी सेल में ग्रो कर सके, ठीक है। हाइड्रा में ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे 5 टाइप्स में पहला टाइप मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन समझ में आ गया होगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, ऑर्गेनिज्म का साइज़ छोटा हो जाता है, न्यू सेल का डिवीज़न होता है, ग्रोथ होता है, रीपैटर्निंग होती है, रीमॉडलिंग होती है सेल की, रीएस्टैब्लिशमेंट होती है बाउंड्रीज़ की, मतलब हमें फिक्स जगह पता चलती है कि अब नया जो पार्ट है बॉडी का वो कहाँ से ग्रो करेगा। उसके अलावा रीजनरेशन जो होती है वो पूरे बॉडी की हो सकती है अनडिफरेंशिएटेड सेल से। जो भी बॉडी का पार्ट बचा है वहाँ के ऊपरी सतह पे जो सेल होंगे वो डी डिफरेंशिएट होंगे, मतलब अनडिफरेंशिएट हो जाएंगे। जब वो अनडिफरेंशिएट हो जाएंगे अपने फंक्शन को अनडिफरेंशिएट होने का मतलब है फंक्शन खो देना। जैसे कि आप लोगों ने एम्ब्रायोलॉजी पढ़ी है, इसके पहले पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है, उसमें स्टेम सेल आपने पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो स्टेम सेल क्या होता है, वैसे सेल होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक फिक्स्ड फंक्शन नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं अपन अनडिफरेंशिएटेड सेल या डी डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं स्टेम सेल्स ही हैं, जिनके पास कोई फिक्स फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो सेल्स थे उनका फिक्स फंक्शन था, उनको टेंटिकल्स बनाने थे, पर वो तो कट गए। अब जो सेल्स बचे हैं वो वापस से स्टेम सेल में बदल जाएंगे और फिर उन सेल्स को बनाएंगे जो कि स्टेम सेल टेंटिकल्स बनाए, ठीक है। तो ये था मॉर्फोल एक्सिस रीजनरेशन फर्स्ट। उसके बाद अपन बात करते हैं एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं एपीमॉर्फोसिस, सेकेंड टाइप की बात करें तो एपीमॉर्फोसिस।
इसमें भी काम आएगा ये एग्जाम्पल, इसलिए एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन। एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन में क्या होगा कि इसमें कंप्लीटली नए और करेक्टली पैटर्न्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। रीजनरेशन ऑफ कंप्लीटली न्यू एंड करेक्टली पैटर्न्ड स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर फिक्स है, जो पैटर्न फिक्स है, जो पार्ट जिस भी ऑर्गन को बनाएगा वो पहले से फिक्स है, उसी पैटर्न में सब कुछ ग्रो करेगा। इसके पहले मॉर्फोलेक्सिस में क्या हो रहा था, ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पे टेंटिकल्स नहीं आने वाले थे, नॉर्मली इस पे टेंटिकल्स नहीं आते, तो यहाँ पे रीपैटर्निंग हुई। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई रीपैटर्निंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हाँ किस तरह से होता है ये मैं बता दूँ। ये है हाइड्रा, जब ग्रोथ हो गई यहाँ से कट लगा तो बचा क्या, ये पोर्शन बच गया। जब ये पोर्शन बच गया तो मॉर्फोलेक्सिस में याद करो यहीं से टेंटिकल्स ग्रो कर रहे थे, पर अगर हम एपिमॉर्फोसिस की बात करें तो ये वापस से ग्रो करेगा, ग्रो करके पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद इसके ऊपर टेंटिकल्स आएंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि एपिमॉर्फोसिस में जो रीजनरेशन होगा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेम इंडिविजुअल होगा, सेम साइज़ का। यहाँ पे क्या हो रहा था, मॉर्फोलेक्सिस में यहीं से टेंटिकल्स निकल रहे थे, पर एपिमॉर्फोसिस में ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रो करता है और इसके ऊपर जहाँ से टेंटिकल्स निकलने चाहिए अपर पार्ट से, एंटीरियर पार्ट से, वहीं से टेंटिकल्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है जैसे लिम्ब्स है, टेल है, जॉ है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कट लग गया, ठीक है, एम्प्यूटेशन, कट का मतलब होता है यहाँ पे, या फिर TATION, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाना, कट हो जाना। एम्प्यूटेशन ऑफ लिम्ब, टेल, जॉ, लिम्ब, टेल, जॉ, amputation of limb, tail, jaw, the lens of eye, in urodales and in urodale amphibian. यूरोडेल एम्फीबिया मतलब सैलामेंडर्स, यूरोडेला में सैलामेंडर्स आते हैं, तो इनके अंदर लिम्ब अगर कट हो जाए, टेल अगर इनकी कट हो जाए, जॉज अगर क्या कहते हैं डैमेज हो जाए, या फिर आई की लेंस डैमेज हो जाए, तो ये वापस रीग्रो होती है एपिमॉर्फोसिस के थ्रू। ठीक है, ये वापस ग्रो होती है एपिमॉर्फोसिस के थ्रू, जिस तरह से पहले थी ऑर्गेनिज्म में जिस साइज़ की, उसी साइज़ की ग्रो हो जाएगी वापस दोबारा। ठीक है, एपिमॉर्फोसिस काइंड ऑफ रीजनरेशन भी समझ में आ गया होगा आई होप। थर्ड काइंड अपन देखते हैं हेट्रोमॉर्फिक या फिर हेट्रोमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। थर्ड है हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। थर्ड इज हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले अपन ने देखा कि बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा बचा हुआ था और उससे जो भी हिस्सा कटा था उसका ग्रोथ हो रहा था। मॉर्फोलेक्सिस में छोटा हो रहा था, एपिमॉर्फोसिस में सेम साइज़ का हो रहा था। हेट्रोमॉर्फोसिस का मतलब है कि जब बचे हुए हिस्से से जो ऑर्गन डेवलप होना चाहिए वो ना होके कोई और ऑर्गन डेवलप हो जाए। हेट्रो का मतलब होता है अलग, हेट्रोमॉर्फोसिस मतलब
डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, रीजनरेशन होगा, पर जिस पार्ट की ज़रूरत है वो पार्ट ना होकर कोई और पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, उसको बोल देंगे अपन हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फोसिस। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन डेवलप फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एम्प्यूटेटेड बॉडी, मतलब वैसी बॉडी जिसमें कट लगा हुआ है और वो हिस्सा जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ पे वो जो डेवलप होना चाहिए पार्ट वो ना होके कोई और पार्ट डेवलप हो जाए, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। समझ में आया? जो पार्ट डेवलप होना चाहिए वो ना होके कुछ और डेवलप हो जाए। ये सबसे पहले देखा गया श्रिम्प के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन श्रिम्प। श्रिम्प के अंदर क्या होता है, जब उनके आई डैमेज हो जाती है, जब उनके आँखों का हिस्सा डैमेज हो जाता है, आई डैमेज हो जाती है, तो वापस आई ना रीजनरेट होके वहाँ पे एंटीना के टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। श्रिम्प वेयर एंटीना लाइक स्ट्रक्चर रीजनरेट्स, एंटीना टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ आई। आँखों की जगह पे एंटीना टाइप के स्ट्रक्चर हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से बात होती है कि हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन, जहाँ पे ऑर्गन जो भी कट हुआ है उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे कोई और ऑर्गन का ग्रोथ हो जाना। श्रिम्प के केस में क्या हो गया, आँखों में अगर किसी भी प्रकार का डैमेज आया, आँखें इनकी स्टॉक्ड आइज होती है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि इनके अंदर स्टॉक्ड आइज होती है। तो स्टॉक्ड आइज होती है मतलब बॉडी से थोड़ा बाहर निकली हुई होती है। तो ये अगर कट गया, ये पोर्शन, हाँ, अगर ये पोर्शन कट गया तो उसमें क्या होगा, ये कटने के बाद वहाँ पे आई, आँखों का ग्रोथ ना होकर अगर किसी और पार्ट का ग्रोथ हो गया, एंटीना का ग्रोथ हो गया, तो वो हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन कहलाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ टाइप पे आते हैं, दैट इज़ सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। What is super regeneration? सुपर रीजनरेशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्गन का डेवलपमेंट जब हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्गन, ये होता है सुपर रीजनरेशन। जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है ऑर्गन के डेवलपमेंट की और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी का एक भाग है जहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया, तो कट तो ऐसे भर जाएगा, पर वो भरने की जगह वहाँ पे नया ऑर्गन ही डेवलप हो जाए, इसको हम बोलते हैं सुपर रीजनरेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सुपरफ्लुअस नंबर ऑफ ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब वो बॉडी पार्ट कुछ भी हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, लिम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सुपर रीजनरेशन, कि जहाँ पे अधिक बॉडी पार्ट का, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट का जो है वो क्या कहते हैं, अननेसेसरी बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट हो जाए। अननेसेसरी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का अननेसेसरी डेवलपमेंट होना। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो क्या होगा
कि हाइड्रा में, प्लानेरिया में, अर्थवॉर्म में ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, और इसके अलावा और भी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा कट, स्मॉल इंसिजन या फिर छोटा सा घाव, ठीक है, एक छोटा सा कट लग गया या छोटा सा घाव हो गया, उसके कारण पूरे बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये होता क्या है, इन हाइड्रा, प्लानेरिया एंड अर्थवॉर्म अ माइनर इंसिजन और एक छोटा सा इंसिजन या फिर छोटा सा डैमेज, ठीक है, माइनर इंसिजन और स्मॉल वुंड, छोटा सा घाव, कॉजेज रीजेनरेशन ऑफ न्यू बॉडी पार्ट। छोटा सा भी कट लग गया तब भी नए बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, कट अगर हेड के रीजन की तरफ लगा तो नया हेड निकल जाएगा, कट अगर टेल की तरफ निकला तो नया टेल निकल जाएगा। ये होता है सुपर रीजनरेशन। जबकि कट लगा है थोड़ा सा, पूरा पूंछ कट के अलग नहीं हुआ है, हल्का सा कट लगा है, तो जब हल्का सा कट लगा है तो नए पूंछ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप भर जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है। अगर पूंछ का हल्का सा भाग कट गया तो वो नया पूंछ यहाँ पे, मतलब कट लग गया, जैसे हमें कट लगता है वैसे अगर कट लग गया तो नया पूंछ ही जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो फिर ये चीज़ आप याद रखना कि अगर कट जो है वो हेड की तरफ लगा, एंटीरियर रीजन पे लगा तो हेड का ग्रोथ होगा, कट अगर पोस्टीरियर रीजन पे लगा तो टेल का ग्रोथ होगा, कट अगर लेटरल रीजन्स पे लगा, साइड्स पे लगा तो लिम्ब्स का नया फॉर्मेशन हो जाएगा, नए लिम्ब्स आ जाएंगे, नए जो पैर हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया सुपर रीजनरेशन क्या होता है। जब एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है उसको हम सुपर रीजनरेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट की जब डेवलपमेंट हो जाती है तब, तो सुपर रीजनरेशन हो गया। एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट को हम सुपर रीजनरेशन यहाँ बोलते हैं। अब उसके बाद बात आती है, सुपर रीजनरेशन के बाद फाइनल है वोल्फियन रीजनरेशन, फिफ्थ एंड फाइनल। फिफ्थ एंड फाइनल इज वोल्फियन रीजनरेशन। वोल्फियन रीजनरेशन ये साइंटिस्ट के नाम पे था, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था वोल्फ नाम के एक साइंटिस्ट ने 1935 में, इसलिए इसका नाम वोल्फियन रीजनरेशन हो गया। सो इसके आगे अपन देखते हैं इस रीजनरेशन में क्या होता है। इसमें बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन, हाँ, जैसे बॉडी पार्ट है, उसको ग्रो करवाना है अगर, तो उसके ग्रोथ के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके ग्रोथ के लिए एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था वो टिश्यू ना होकर किसी और टिश्यू से सेम ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा। एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो पहले जो है डर्मिस, हमारी जो स्किन की लेयर है डर्मिस, उससे ओरिजिनेट होती थी, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में वो डर्मिस से ओरिजिनेट हुई थी, पर अगर कट लग जाए उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एपिडर्मिस से, मतलब ऊपरी लेयर से ओरिजिनेट हो जाए, होगी सेम चीज़ ओरिजिनेट, डेवलपमेंट उसी चीज़ का होगा जो चाहिए, पर उसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है जहाँ से वो डेवलप होना चाहिए वहाँ से ना हो करके, मतलब जिस टिश्यू से डेवलप होना चाहिए, जिस जगह पे डेवलप होना चाहिए उसी जगह पे डेवलप होगा। अगर हाथ अगर यहाँ से कटा है तो यहीं से डेवलप होगा, पर जिस टिश्यू ने हाथ को डेवलप किया था पहले वो टिश्यू ना करके कोई और टिश्यू अगर हाथ को डेवलप कर देगा, इसको अपन बोलते हैं वोल्फियन रीजनरेशन। समझ में आया? तो ये स्पेशल काइंड ऑफ रीजनरेशन होता है, यूरोडेल्स और एन्यूरेंस में पाया जाता है, फाउंड इन यूरोडेल्स एंड एन्यूरेंस, मतलब
यूरोडेल्स का मतलब हो गया आपके सैलामेंडर्स, एन्यूरेंस का मतलब हो गया फ्रॉग, ठीक है। तो यूरोडेल्स और एन्यूरेंस के अंदर पाया जाता है इस टाइप का रीजनरेशन, वॉल्फियन रीजनरेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस रीजनरेशन में पार्ट ऑफ एन ऑर्गन ऑकर्स फ्रॉम अ टिश्यू अदर देन द ओरिजिनल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। पार्ट ऑफ एन ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम अदर देन, जो ऑर्गन है वो कहाँ से डेवलप होगा, अदर देन द ओरिजिनल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, अदर देन द ओरिजिनल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो भी टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल है जिस भी काम के लिए, अगर मेरा एक टिश्यू है, सेल्स ने कुछ सेल्स मिले टिश्यू बना, वो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है मेरे फिंगर की नेल्स बनाने में, नाखून बनाने में टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। जब ये रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये कट हो जाता है अकॉर्डिंग टू वॉल्फियन रीजनरेशन कि नाखून कट हो जाता है, वापस से नाखून निकलना है, नया नाखून, तो वो उस टिश्यू से ना होकर के किसी और टिश्यू से, नाखून यहीं पे ग्रो करेगा, ऐसा ही दिखेगा, सेम फंक्शन करेगा, पर ग्रोथ जो होगी उसकी, डेवलपमेंट जो होगी उसकी उस टिश्यू से नहीं होगी जिससे पहले हुई थी, किसी और टिश्यू से हो जाएगी। सो पार्ट ऑफ एन ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम अदर देन द ओरिजिनल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो ओरिजिनल एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उसके अलावा किसी और टिश्यू से डेवलप होना। एग्जाम्पल की बात करें, न्यूट्स की बात करें, न्यूट्स एक टाइप का सैलामेंडर है, ठीक है। न्यूट्स के अंदर क्या होता है, आई की जो लेंस है वो जब रिमूव हो जाती है तो न्यू लेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन लेंस ऑफ आई इज रिमूव्ड, न्यू लेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। आई की लेंस जब रिमूव हो जाती है तो नई लेंस का फॉर्मेशन होता है, पर ये जो नई लेंस का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, फ्रॉम आइरिस। न्यूट्स के अंदर लेंस का जो फॉर्मेशन होता है, नई लेंस, अगर इनके अंदर बेसिकली न्यूट्स में भी होता है और ट्रिचर्स में भी होता है, ट्रिचर्स और न्यूट्स दोनों में होता है कि लेंस का जो फॉर्मेशन है वो आइरिस से होता है। आइरिस अगर अनइंजर्ड रहती है तो उसके अंदर हो जाता है, पर ओरिजिनली मतलब डेवलपमेंट के दौरान जब उनका जन्म हुआ होगा, जन्म के समय ये आइरिस से नहीं फॉर्म होते हैं लेंस, जन्म के समय इनका जो ओरिजिन है वो न्यूरोएक्टोडर्मल होता है। बट अभी तो ये आइरिस से डेवलप हो रहे हैं कट लगने के बाद या फिर इंजरी के बाद, बट इनका जो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हो रहा है, न्यूरोएक्टोडर्मल, ठीक है। बट दे आर एम्ब्रायोलॉजिकली, मतलब एम्ब्रायो के जब वो एम्ब्रायो थे तब एम्ब्रायोलॉजिकली न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब लेंस डैमेज हो जाती है तो अनइंजर्ड आइरिस जो बचती है उससे वापस दोबारा लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। पर अगर हम एम्ब्रायो की बात करें, जब ये ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ था उस समय इसका लेंस जो है आइरिस से डेवलप नहीं हुआ था, उस समय इसका लेंस जो है वो इसके न्यूरोएक्टोडर्म से डेवलप हुआ था। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला मॉर्फोलेक्सिस, जहाँ पे क्या हुआ, मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, जहाँ पे अगर बॉडी का कोई पार्ट कट होता है तो नया पार्ट ग्रो हो जाता है वहीं से, इसलिए साइज़ में डिफरेंस आ जाता है। एपीमॉर्फोसिस में क्या था
कि वापस से रीजनरेशन पूरी बॉडी का हो जाएगा, एज इट इज़ सेम इंडिविजुअल बन जाएगा। हेट्रोमॉर्फोसिस क्या था कि जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए वो बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट ना होके किसी और बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद सुपर रीजनरेशन आया। सुपर रीजनरेशन में क्या हुआ, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है नए बॉडी पार्ट का वहाँ भी न्यू बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर फाइनली हमने देखा वोल्फियन रीजनरेशन, जहाँ पे क्या हुआ, जिस एम्ब्रॉयनिक पार्ट से बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट हुआ था उससे ना होके किसी और चीज़ से या किसी और पार्ट से बॉडी का डेवलपमेंट या ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाए, उसको वोल्फियन डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये थे टोटल 5 टाइप ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट क्लास में जो है हम रीजनरेशन के जो भी स्टेप्स हैं, कैसे कैसे रीजनरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।